Assalamu alaikum. So today we are going to discuss one of the important topic related to the cardiac pathology, which is congenital heart disease. तो ये बहुत important topic है, तो we will try to understand each congenital disease. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजेनिटल का मतलब क्या है। इन डिजीज़ को समझने के लिए कंजेनिटल का मतलब पहले पता होना ज़रूरी है। तो कंजेनिटल डिजीज़ वो होता है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है बच्चे में मौजूद हो, यानी कि बच्चे की डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है ना वो किसी डिज़ीज़ से जो है ना डायग्नोज हो जाए। अगर वो उसमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए बच्चे में आफ्टर द डिलीवरी, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। अगर जो है बच्चे में बर्थ के फ़ौरन बाद जो है ना किडनी से रिलेटेड कोई जो है डिजीज़ आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंजेनिटल रीनल डिजीज़। इसी तरह डिफरेंट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम बच्चे में हो हम उसी के जो है ना ऑर्गन के साथ जो है ना हम कंजेनिटल नाम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो है ना हार्ट का मसला है बच्चे का रीनल का मसला है, यानी कि वो बर्थ से पहले हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान ही वो डिफेक्ट हो चुका है, जो पैदा होने के बाद जो है वो डायग्नोज हुआ है। इसलिए जो है ना अल्ट्रासाउंड वगैरह डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह है, जब जो है ना वुमेन जो है ना प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे जो है ना डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए जो है ना हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसी टाइम से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंजेनिटल जो है ना कंजेनिटल का मतलब है। और जो है हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी कि वो कौन कौन से डिजीज़ है जो बर्थ के टाइम पे बच्चे में हो सकता है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना इसी की डेफिनेशन है, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द हार्ट विच आर प्रेजेंट एट बर्थ इज़ कॉल्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट का वो डिफेक्ट जो बर्थ के टाइम पे बच्चे में हो, न्यूनेट्स में हो, उसे हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहेंगे। ये 0.5 to 1% न्यू बॉर्न्स जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। अब जो है ना मैंने इसी एक टेबल में सारे जितने भी कंजेनिटल डिजीज़ है सबको मैंने ट्राई किया है कि उसकी एक समरी के तौर पे ये टेबल जो है मैं बना लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले जो है ना इसकी इंट्रोडक्शन कराऊंगा सारे डिजीज़ की, उसके बाद जो है ना वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है माल पोजिशन, यानी कि नॉर्मली आपको पता है कि हार्ट की जो पोजिशन है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है। तो अब माल पोजीशन में जो है हार्ट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि एक साइड से लेफ़्ट साइड की बजाय वो जो है राइट साइड पे चली जाएगी। अब माल पोजीशन में क्या क्या आता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि डेक्स्ट्रो मतलब राइट, यानी कि हार्ट यूजुअली लेफ़्ट साइड पे होता है, लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया में जो है वो राइट साइड पे होता है। अब एक है साइटस इन्वर्सस, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेक्स्ट्रोकार्डिया जो है वो उसमें क्या होगा, सिर्फ हार्ट जो है ना राइट साइड पे होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब साइटस इन्वर्सस में क्या होगा, हार्ट के साथ साथ पूरे बॉडी के लीवर है, स्टमक है, वो सारे जो है वो भी दूसरे साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम के ज़रिए आपको दिखाऊंगा बाकी। फिर आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया, अब एक्चुअली ये जो है दोनों सेम है, डेक्स्ट्रोकार्डिया और जो है ना आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि इसमें सिर्फ जो है ना हार्ट के पोजीशन जो है सिर्फ चेंज हो जाता है। अब हम इसको जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया माल पोजीशन सबसे पहले, अब माल पोजीशन को हमने माल पोजीशन में कौन सा डिजीज़ हमने रखा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया के इन दोनों को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया के टाइप भी कह सकते हैं। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया उसमें क्या होगा, साइटस इन्वर्सस, डेक्स्ट्रोकार्डिया के टू टाइप, साइटस इन्वर्सस और एक क्या होगा आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि साइटस इन्वर्सस में क्या होगा, हार्ट के साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स वो भी गलत साइड पे चले जाएंगे। लेकिन ये आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ट जो है वो राइट साइड पे चली जाएगी, एक्चुअली उसका पोजिशन क्या था, लेफ्ट था। अब उसके बाद है राइट टू लेफ्ट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट, यानी कि शंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शंट क्या होता है, शंट होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। ठीक है, एबनॉर्मल कनेक्शन यानी कि सही वाला कनेक्शन नहीं, यानी कि एक जो है ना कनेक्शन है जो होना नहीं चाहिए था, वो कनेक्शन बन गया तो हम उसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कनेक्शन, जिसे हम शंट भी कहा जाता है। यानी कि राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट मतलब क्या, जो हार्ट के आपको पता है 4 चैम्बर है, पहले ब्लड कहाँ पे आता है, जो है ना यहाँ पे मैं आपको अगर
डायग्राम बना लूँ तो हार्ट के कितने हैं, 4 चैम्बर है। और ये यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में पहले क्या आएगा, ब्लड आएगा, फिर वो कहाँ पे चले जाएगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगी, राइट वेंट्रिकल में जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स से होता हुआ फिर कहाँ पे आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट। अब ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब देखो इनका नॉर्मल जो है ना पोजीशन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल ओपनिंग से कहाँ से कैसे जो है ना जाते हैं वो आप जानते हैं, नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजी है। अब यहाँ पर क्या होगा, एबनॉर्मल शंट हो जाएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो सकता है। राइट टू लेफ्ट शंट, राइट साइड से लेफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट होगा, यानी कि एक्चुअल जो उसका असली नॉर्मल पाथवे है वो जो है ना फॉलो नहीं करेगा, एबनॉर्मल पाथवे के तरीके से वो आपस में मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड राइट टू लेफ्ट शंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, टॉफ आते हैं, इसको जो है ना टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट, इसमें 4 डिजीज आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स आएंगे, ठीक है, ग्रेट आर्टरीज की ट्रांसपोजिशन यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएंगे। ट्रंकस आर्ट्रियोसस आएंगे, ठीक है, और जो है ना ट्राइकस्पिड एट्रीजिया एंड स्टीन और स्टीनोसिस, ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया स्टीनोसिस। इनके आपने नाम याद रखना है, और इनमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए वो मैं आपको जो है ना डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। बाकी आपको जो है ना राइट टू लेफ्ट शंट में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, कौन कौन से कंडीशंस आते हैं, ये आने चाहिए। उसके बाद है लेफ़्ट टू राइट शंट, सेम इसी तरह यहाँ पर जैसे कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जो शंट बना था, इसी तरह यहाँ ये राइट टू लेफ़्ट था, अब यहाँ से इस तरफ आएंगे लेफ़्ट टू राइट शंट। और इनके स्पेसिफिक जो है ना फीचर्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा। लेफ़्ट टू राइट में कौन कौन से आते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, VSD जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स में जो है ना सेप्टम बन जाए, जो है ना आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि एट्रियम दोनों जो है ना मिल जाए, ठीक है, PDA पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस, ये भी एक कंडीशन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, इनके नाम आपको आने चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं जो डिजीज़, यानी कि इसमें क्या होगा, कॉर्टेशन ऑफ द एओर्टा, ठीक है, एओर्टिक स्टीनोसिस एंड एट्रीजिया, पल्मोनरी स्टीनोसिस एंड एट्रीजिया, ये जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। यानी कि स्टीनोसिस क्या होगा, नेर्विंग ऑफ द वेसल्स, नेर्विंग ऑफ द वॉल्स, तो क्या होगा उनकी जो है ना स्टीनोसिस होने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, ठीक है, उनकी जो है ना नेरो हो जाएगा। जब जाहिर बात है अब इतना जो है ना इसका वेसल है, अब ये जो है ना इतना से रह जाए तो क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, ये होता है स्टीनोसिस यानी कि नेर्विंग ऑफ द वेसल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे माल पोजीशन क्या है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया है, अब हम दोबारा ज़रा देखते हैं जल्दी से। यानी कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होगा, माल पोजीशन में एक है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट पॉइंट्स टू द राइट साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है। अब नॉर्मल कैसे है, नॉर्मल आपने यहाँ देखना है, ये देखे इस तरफ यानी इसकी एपेक्स से एपेक्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया में ऐसे देखिए, अब हार्ट को असल में यूं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, आपको पता है, लेकिन क्या हो गया, वो इस साइड पे चला गया हार्ट, इसको इसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया में आगे दो है, साइटस इन्वर्सस और आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया, मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। इसमें क्या होगा, साइटस इन्वर्सस में ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर ट्रांसपोर्ट्स इन द सिमिलर वे, यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो एक ही साइड पे चले जाएंगे। यानी कि आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होगा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट उस तरफ रहेंगे। अब ये तरह देखें, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है, इसमें क्या है, सिर्फ हार्ट इस तरफ दिखाया गया है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपने नॉर्मल पोजीशन में होंगी। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, साइटस इन्वर्सस। अब देखो नॉर्मल पोजीशन तो ये है, हार्ट इधर है, हार्ट यहाँ पर है, अच्छा स्टमक इधर है, लीवर इधर है, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब इसमें क्या होगा, साइटस इन्वर्सस में देखो लीवर इस तरफ चला गया है, हार्ट इस तरफ आ गया है, और जो है ना स्टमक इधर आ गया, यानी कि पूरे बॉडी जो है ना, बॉडी के ऑर्गन जो है ना सेम पोजीशन में चला गया जिस तरफ हार्ट गया था। इसे हम क्या कहते हैं, साइटस इन्वर्सस कहते हैं, ठीक है, जबकि इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये माल पोजीशन से रिलेटेड था, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना हार्ट इस तरफ होना चाहिए, एक्सरे पे आपको पता चल जाएंगे, ये हार्ट इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरफ आया है, ये हार्ट इस तरह है। अब जो है ना लेफ़्ट टू राइट शंट हम देखते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट शंट में जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, ए साइनोटिक है,
साइनोसिस क्या है? ऑक्सीजन की जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, बच्चे की जो लिप्स है, टंग है, ये जो डिजिट्स है, उंगलियां, पाँव की उंगलियां, ये जो है ना ब्लू हो जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इसका जो है ना वो समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है। अब जो है ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे किधर आए, ये राइट एट्रियम में, यानी कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ आएगा राइट एट्रियम से। अब राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब लंग्स में चला गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आया था, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग से कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ पे जाएगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकल के बॉडी में जाएगा, यानी कि वो इस साइड पे, राइट साइड पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि लेफ्ट साइड पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा हम पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखो शंट बना है, या तो यहाँ पे शंट बना है या तो यहाँ पे शंट बना है, ठीक है। ये वीएसडी है। वीएसडी मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के दरमियान शंट बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेफ्ट से आ रहे हैं, लेकिन राइट से नहीं जा रहे, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। और एएसडी में भी दोनों एट्रियम के दरमियान जो है ना शंट बन गया और लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। अब देखो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड इसके साथ मिक्स हो रहे, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे पास नहीं है, तो ए साइनोटिक होगा, यानी कि साइनोसिस नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। फिर लेट साइनोटिक, यानी कि कुछ टाइम बाद जो है ना, कुछ साल बाद जो है ना, फिर उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है ना नॉर्मल एनेटमी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में चली जाएगी, लंग से जो है ना फिर लेफ्ट एट्रियम में आएंगे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू वो सप्लाई हो जाएगा। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अभी मैंने आपको सारा कुछ बताया, डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया है। यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट शंट में क्या क्या आता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है। ASD, VSD, PDA, ये याद रखना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम ASD में देखते हैं VSD में क्या होता है। VSD मोस्ट कॉमन है, ये याद होना चाहिए, यानी कि VSD मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज VSD 30% एमंग ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी कि जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उनमें से 30% जो है ना वो क्या मिलेगी आपको? VSD का पेशेंट मिलेंगे। और ये पहले ही रिकोगनाइज हो जाता है, ठीक है, रिकोगनाइज अर्ली इन लाइफ, यानी कि पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ये पता चल जाता है। अब देखिए ये जो है ना नॉर्मल है, ये नॉर्मल हार्ट है। अब VSD देखो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अब यहाँ से ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादातर इस साइड पे आएगी ब्लड, ठीक है। तो ये है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर लेफ्ट से राइट शंट बन जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, फिर इंक्रीज वॉल्यूम इन द राइट साइड ऑफ द लंग, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर। अब देखिए यहाँ से इधर इधर से ब्लड, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर था, यहाँ से किधर आया? इस साइड पे ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा ब्लड इधर आया, अब यहाँ से सारे ब्लड इधर जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। लंग्स की तरफ जाएगी तो क्या होगा? पल्मोनरी फ्लो, यानी कि पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने ब्लड ब्लड वो उस राइट साइड के जो राइट साइड जो हार्ट है उसके अलावा लेफ्ट साइड से भी ब्लड मिक्स होकर दोबारा जो है ना पल्मोनरी रीजन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है PDA, ठीक है। PDA जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ। PDA में क्या होता है? PDA में जो है आप क्या देखते हैं? पेटर्न डक्टस आर्ट्रियोसस। इसको पेटर्न मतलब क्या होता है? पेटर्न रिमेन ओपन, ठीक है। पेटर्न यानी कि एक चीज़ बना है, एक चीज़ जो है ना यहाँ पर है, कनेक्शन है दो चीज़ के दरमियान। अब जो है ना इसने बंद होना था, मसलन ये बच्चे के पैदा होने से पहले जो है ना ये ओपन था, जब जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसे बंद होना चाहिए था, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, तो पैटर्न रह गया, यानी कि रिमेन ओपन, इसे हम कहते हैं पैटर्न। फिर डक्टस आर्ट्रियोसस, मैं आपको बताता हूँ डक्टस आर्ट्रियोसस है क्या। डक्टस आर्ट्रियोसस इज अ नॉर्मल वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो एओर्टा है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो है ना एक नॉर्मली कनेक्शन होता है, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उस वक्त लंग्स जो है ना वो नहीं हो रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहा होता है। जो बच्चे को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? माँ के थ्रू जो है ना बच्चे तक पहुँचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो है ना यहाँ पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना आपस में कनेक्ट होता है,
ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये एओर्टा है। देखो ये डक्टस आर्टरियोसस है, इसके थ्रू जो है ना दोनों कनेक्ट होता है बच्चा जो है ना पैदा होने से पहले। फिर क्या होता है, नॉर्मली डक्टस क्लोजेस फंक्शनली विद इन फर्स्ट 2 days ऑफ द लाइफ, यानी कि बच्चा पैदा होने के 2 दिन बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ द पीजीई, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये ओपन रहता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोस्टाग्लैंडिन ई अगर जो है ना सिंथेसिस होता रहे, जो है ना रिलीज होता रहे, तो ये क्या रहेगा, पैटर्न जो है वो डक्टस आर्टरियोसस है वो पैटर्न रहेगा, रिमेन ओपन रहेगा। परसिस्टेंट आफ्टर 3 month ऑफ द एज इज एबनॉर्मल, यानी कि 3 महीने तक नॉर्मल है, 3 महीने तक ओपन रहे कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी जो है ना वो ओपन ही रहता है 3 महीने के बाद भी, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो याद रखना है पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस, सबसे पहले आपको डक्टस आर्टरियोसस का पता होना चाहिए। ये जो ना बच्चे की जो ना डिलीवरी से पहले, पैदा होने से पहले जो है ना एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक नॉर्मल कनेक्शन होता है, जो कि पैदा होने के बाद बंद होना होता है 2 दिन बाद। अगर ये खुला रहे पैदा होने के बाद भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस। और ये क्यों खुला रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई की रिलीज होने से, कंटिन्यूसली सेक्रेट होने से। तो हम क्या करेंगे, इसका इलाज फ़ौरन यही है, ठीक है। साफ से जो है ना यहाँ पर आपको पता है पीजी इंक्रीज हो रहा है, आप क्या कहेंगे, आप इसको डिक्रीज करोगे, ठीक है, आप पीजी को बंद कर दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन ई को आप बंद करोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। अब वो किस से बंद करोगे, आप कौन सी मेडिसिन के थ्रू इसको बंद करोगे, इंडोमेथिसिन से थ्रू। इंडोमेथिसिन जो है ना NSAID है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पीजीई को बंद करेंगे पीडीए वाले पेशेंट में। वो थी लेफ्ट टू राइट शंट, अब राइट टू लेफ्ट शंट। अब राइट टू लेफ्ट शंट, अभी जैसे मैंने आपको समझाया ये क्या है, लेफ्ट, ये साइनोटिक है। अब वो लेफ्ट टू राइट शंट क्या था, ए साइनोटिक था, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के बाद निकल रहा था, फिर मिक्स हो रहा था। अब ये राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, अब ये राइट है, राइट पे क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है राइट साइड पे, फिर जो है ना ये लेफ्ट है, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ ये जा रहा है, यानी कि देखो ऑक्सीजनेशन हुआ ही नहीं है ब्लड, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, साइनोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई करेगा। तो ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड यहाँ से इधर जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइनोसिस, जल्दी आ जाएंगे उस पेशेंट में। इसमें क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप है, टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट, इसके अंदर मजीद 4 डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टॉप में कौन कौन से डिजीज़ होता है, ठीक है। फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ट्रंकस आर्टरियोसस है। अब हम देखेंगे टॉफ में कौन कौन से डिजीज़ है। अब ये देखो टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट है, टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट आप इसको क्या कहेंगे, टॉफ कहेंगे, TOF, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, ठीक है, 4 डिजीज़ एक ही पेशेंट में होंगे। अब इसमें से फर्स्ट क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब जो है ना पल्मोनरी वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल है नंबर 1, देखो यहाँ पे दिखाया गया नंबर 1 पल्मोनरी वॉल्व क्या है। अब ये पल्मोनरी वॉल जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब जो आपके ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना था, ये पल्मोनरी क्या है, यहाँ पे ये क्या है, पल्मोनरी जो है आर्टरी है। अब यहाँ से इधर जाना था, ये वॉल नॉर्मली इतना था, अब क्या होगा, ये वॉल जो है ना अगर छोटा हो जाए, वॉल जो है ना स्टीनोसिस हो जाए, नेर्विंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल, इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन पल्मोनरी वॉल छोटा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, स्टीनोसिस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये जो राइट वेंट्रिकुलर है ना, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये हाइपरट्रोफी, क्योंकि इसको पंप ज़्यादा करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे ये वॉल जो है ना इसकी ये थिन हो गई है, ये वॉल थिन हो गई है, तो क्या होगा, ब्लड नीचे आएगा, ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा, तो इसमें ब्लड जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या होगा, जो है ना इन फोर्स लगाना पड़ रहा है इस साइड को, क्योंकि यहाँ पे वॉल स्टेनोसिस है। देखो अब जो है ना एक पाइप है, छोटा सा पाइप है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी आगे जा नहीं रहा है, ठीक है, पानी आगे जा नहीं रहे, तो क्या होगा, ये वाले ये जगह जो है ना क्या होगा, इंक्रीज होएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल की। देखो इसको ऐसे समझना है, इनके रटा नहीं लगाना है, वरना फिर आप भूल जाएंगे। फिर पेशेंट जो है ना एग्जाम में जो है ना MCQs आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रोलॉजी, फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट एक्सेप्ट, इस तरह आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से याद रखना है, देखो इस ये वॉल स्टीनोसिस हो गया, ये वॉल छोटा हो गया, तो यहाँ पे ब्लड जो है ना कलेक्शन ज़्यादा होगी, तो इसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, तो यहाँ पे इसकी हाइपरट्रोफी हो गई, ठीक है।
स्टीनोस पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फिर एक कंडीशन आता है ओवर राइडिंग एओर्टा, ठीक है, एओर्टा जो है ना इसमें ओवर राइड करेगा। देखो यहाँ पर ये दोनों एओर्टा, एओर्टा देखो ये एओर्टा है, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से भी खुल रहा है और राइट वेंट्रिकल से भी खुल रहा है, ओवर राइड किया है एओर्टा ने, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को। अच्छा फिर एक क्या आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, स्पेसिफिकली यहीं पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ही इतना ज़्यादा है कि जो है ना ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों जाके एओर्टा में खुल रहा है, ठीक है। अब देखो तो एक दूसरे से याद करो, यहाँ से आप याद रखो कि जो है ना पल्मोनरी स्टीनोसिस है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड ज़्यादा जमा हो गया, आगे जा नहीं पा रहे। अब यहाँ पर जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ऊपर से जो है ना कट गया है, ठीक है, यहाँ पर इनकी जो है ना ये हुआ है सेप्टल डिफेक्ट आया कि इस साइड पे भी खुल गया है। तो बस इन्हीं चार को हम क्या कहेंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलेट, ठीक है। अब इसको जो है ना याद करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ एक निमोनिक है। प्रूफ मतलब क्या है, पल्मोनरी स्टीनोसिस, पी, आर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओ क्या है, ओवर राइडिंग एओर्टा, ओवर राइडिंग एओर्टा, और वी क्या है, वी एस डी। देखो प्रूफ आप याद रखो, पी क्या है पल्मोनरी स्टीनोसिस, आर क्या है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, स्टीनोसिस की वजह से हाइपरट्रोफी हो गया, ओ क्या है ओवर राइडिंग एओर्टा, वी क्या है, वी क्या है, वी एस डी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो है डिजीज़। अभी लास्ट डिजीज़ हम देखेंगे जो ज़रूरी है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स या ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, कौन से दो आर्टरी है, एक है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो ग्रेट आर्टरी है, एक है हमारे पास एओर्टा, ठीक है, एओर्टा। अब आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे पास यहाँ पर है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, कौन से बड़े आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। और जो ये सॉरी ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है, ठीक है, एओर्टा में, इसे मैं आर्च ऑफ एओर्टा बना रहा हूँ, एओर्टा में जाता है यूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनमें क्या है, देखो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोजिशन, यानी कि दोनों दोनों जो है ना चेंज हो जाते हैं। जो राइट वेंट्रिकल है ये जाके कहाँ पे खुलेगा, एओर्टा में खुलेगा, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, यानी कि दोनों की जो है ना जगह दोनों का चेंज हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ये थे जो है ना इम्पोर्टेंट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इनके अलावा आपने जो बाकी जो डिस्कस नहीं हुए हैं उनके अपने नाम याद रखना है और किस कैटेगरी में वो आ रहा है वो आपने याद रखना है। सो थैंक यू सो मच।